इनको गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती की मैं आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट आपकी है यूनिट फर्स्ट शैक्षणिक अध्ययन। ठीक है, यूनिट फर्स्ट शैक्षणिक अध्ययन हो जाएगा जिसमें हम फोर्थ अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं। अध्याय आपका 4 हो जाएगा जिसमें आपका जो है 4 अध्याय है समाजीकरण तथा शिक्षा। तो समाजीकरण और शिक्षा हो जाएगा यानी कि 4th अध्याय। 3 अध्याय हमने पढ़ा दिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे तो उनको आपको पढ़ना ज़रूरी था। आपको पता होना चाहिए क्या आपके सिलेबस में है क्या नहीं है। ठीक है, और अपने हिसाब से नोट्स आप बना सकते हैं सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको देखना है जैसे कि हमने आपको बताया है कि यूनिट आपकी फर्स्ट है शैक्षणिक अध्ययन और 4th अध्याय में आप पढ़ रहे हैं समाजीकरण तथा शिक्षा। तो यहाँ पे ये एक आपकी हेडिंग होती है संविधान के आदर्श। तो ये आपको देखना है संविधान के आदर्श। तो भारतीय संविधान में न्याय यानी कि भारतीय संविधान में न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व आदि मूल्यों को सम्मिलित किया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं तथा किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति तथा अपने धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता होती है। जबकि संविधान में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व जैसे आदर्शों को उस समय तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि शिक्षा के द्वारा नागरिकों में इन आदर्शों के महत्व से संबंधित समझ उत्पन्न ना हो जाए। यानी कि नागरिकों को पता होना चाहिए कि क्या अधिकार हैं और उसके क्या क्या मतलब महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या आपके लिए जो है महत्व है। शिक्षा के विशेष संदर्भ में संविधान में प्रतिष्ठापित राष्ट्रीय मूल्यों समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, स्वाधीनता आदि का संक्षिप्त विवरण अग्रलिखित है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, उसको शॉर्ट जो नोट्स है शॉर्ट उसमें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा सारे टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और क्लास डेली नहीं ला पाती हूँ इसके लिए सॉरी। और कोशिश करेंगे कि जो है आपका सिलेबस ज़रूर कवर कराएंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, लास्ट नवंबर तक पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा भारतीय संविधान के मुख्य राष्ट्रीय मूल्य यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपका इसमें आते हैं, आपको जानना जरूरी। संप्रभुत्ता क्या होता है? तो ये भारत अपने सभी बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स याद रखने। समाजवाद क्या होता है? तो समाजवाद में आपको क्या पढ़ना है ये सब आपको जानना है। समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप जान सकते हैं। राज्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है कि ये जो होता है धर्मनिरपेक्षता, राज्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा और सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। लोकतंत्र में क्या होता है इसके बारे में आप जान सकते हैं। जनता द्वारा जनता के लिए और यानी कि जनता द्वारा यानी कह सकते हो लोगों के द्वारा लोगों के लिए। ठीक है, जैसे हम सभी के द्वारा और हम सभी जो है नागरिक लोगों के द्वारा जनता का शासन या स्थापित करना कह सकते हो, जहाँ सरकारें जनता के प्रति जवाबदेही हों। और न्याय क्या हो जाएगा? न्याय में देख सकती हो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। न्याय का मतलब हो गया जैसे सामाजिक हो गया, ठीक है, आर्थिक हो गया, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना यानी कि सबको अधिकार होता है ताकि सभी नागरिक को समान अवसर मिल सके। स्वतंत्रता से आप देखिएगा, स्वतंत्रता नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये स्वतंत्रता जो होता है ये जो है हम सभी को यानी कि नागरिकों को जो है लोगों को अभिव्यक्त और विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा समानता, बंधुत्व हेडिंग हो जाएगी, व्यक्ति की गरिमा, गणतंत्र और स्वाधीनता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बंधुत्व क्या हो जाएगा? सभी नागरिकों के भी आपको यदि पूछा जाए तो इन शब्दों के आधार पे आपको जो है क्वेश्चंस करना होता है। बंधुत्व शब्द से आपको समझना होगा सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, यानी कि जो बंधुत्व शब्द है तो इससे आपको समझना है सभी नागरिकों के बीच जो है भाईचारे की भावना का जो है बढ़ावा मिलता है, यानी कि बढ़ावा देना चाहिए। और राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान सुनिश्चित करते हैं। गणतंत्र, तो यहाँ पे देख सकते हो भारत का राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि वंशानुगत कह सकते हो। ठीक है, वंशानुक्रम होता है तो वंशानुगत आधार यानी कि कहने का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, स्वाधीनता से आप समझिए क्या होता है? तो स्वाधीनता या स्वतंत्रता से आशय व्यक्ति द्वारा अपने क्रियाकलापों का स्वयं द्वारा नियंत्रण से है। स्वाधीनता मतलब आप समझ रहे हैं कि स्वयं से जो आप कार्य करें, यानी कि आशय व्यक्ति द्वारा अपने क्रियाकलापों का स्वयं द्वारा नियंत्रण से है, अर्थात किसी राज्य पर राज्य के निवासियों का शासन या स्वायत्त शासन। तो इतना आपको समझ में आया होगा, इसको 1-2 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे
लोकतंत्र को जनतंत्र बोलते हैं, याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। अदर स्वतंत्रता आप जानते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब आप इंग्लिश आपको पता ही होगी, ठीक है। इसके बाद आपका अगली हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, तो अगली हेडिंग आपकी है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये समाजीकरण तथा शिक्षा। तो ये आपकी हेडिंग है, और आपकी एक हेडिंग शिक्षा और संस्कृत हो जाएगी। ये 2 हेडिंग ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है समाजीकरण तथा शिक्षा, तो समाजीकरण तथा शिक्षा ये 4th अध्याय भी है आपका, तो उसी के आधार पे आपको ये पढ़ना है थोड़ा। तो समाजीकरण तथा शिक्षा सामाजिक मूल्यों के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख तत्व हैं। ये तत्व आपके हो जाएंगे, समाजीकरण तथा शिक्षा जो सामाजिक मूल्यों के विकास में योगदान देती हैं। इसके बाद आपको देखना है समाजीकरण वह प्रक्रिया है, यानी कि ये देखना है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्यों, ठीक है, याद रखना है, समाज के मूल्यों, मानदंडों और अपेक्षाओं को अपनाता है, जबकि शिक्षा इस प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाती है। शिक्षा जो होती है व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखना है शिक्षा में। तो शिक्षा में बच्चे विद्यालय जाकर, यानी शिक्षा जैसे ये है, तो शिक्षा में बच्चे जो होते हैं विद्यालय जाकर अन्य बच्चों और शिक्षकों के संपर्क में, यानी कि जब आप कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आप बच्चों और अदर स्टूडेंट के पास और जो शिक्षकों के संपर्क में आते हैं, ठीक है, जिससे वे सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाजों और मूल्यों को सीखते हैं। जब आप कॉलेज जाते हैं, पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, जब छोटे थे स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन पढ़ा आपने, तो इसी प्रकार से आपने पढ़ा, तो रीति रिवाजों को देखते हैं, रीति रिवाजों और मूल्यों को सीखते हैं। जैसे कि आपने अदर स्टूडेंट की क्रिया प्रतिक्रिया आपने देखा सुना, तो वो आप अधिगम चलता रहता है सीखना आपका। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। यहाँ से किस प्रकार से आपको पॉइंट टू द पॉइंट आपको याद करना है, तो यहाँ पे ये यहाँ से इतना आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें भी शिक्षा के बारे में बताया गया यहाँ से, और यहाँ पे आप देखिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से देखना है, इस तरह शिक्षा समाज का एक उत्पादक सदस्य बनने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, सामाजिक व्यवहार प्रदान करती है, और समाजीकरण बच्चों के व्यक्तित्व और सामाजिक कौशल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर से आपको यहाँ से देख लेना है, नोट करना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आप देखना है, लास्ट पॉइंट, शिक्षा बच्चों को सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और व्यवहारों को सिखाकर, यानी कि शिक्षा जो होता है, शिक्षा बच्चों को सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों को सिखाकर समाज में समायोजित होने और जिम्मेदार सदस्य बनने के लिए तैयार करती है। तो कहने का मतलब ये हो गया, शिक्षा जो होता है वो बच्चों को सिखाता है, आदर्श मूल्यों को सिखाता है, व्यवहार को सिखाकर समाज में जो है अच्छे से समायोजित होने, यानी कि अच्छे तरीके से रहना सिखाता है, जिम्मेदार सदस्य बनाता है शिक्षा। अब अगली हेडिंग आपकी है शिक्षा और संस्कृति। तो यहाँ पे आप देखिएगा शिक्षा और संस्कृति क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकेंगे शिक्षा और संस्कृति का गहरा संबंध है, जहाँ शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, चरित्र निर्माण और शारीरिक मानसिक विकास भी। तो शिक्षा का मतलब हो गया कि जैसे कि ये सिर्फ शिक्षा जो है किताबी ज्ञान नहीं है, जैसे कि ये आपने पढ़ा, इसको समझ के आपको पढ़ना है। तो किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, चरित्र निर्माण और शारीरिक मानसिक विकास भी है। संस्कृत का अर्थ क्या हो जाएगा, संस्कृत का अर्थ हो गया जैसे कि किसी समाज की जीवन शैली, परंपराएं, मूल्यों का संग्रह, जैसे शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें कहने का मतलब हो गया संस्कृत जो होता है ये किसी समाज की जीवन शैली, परंपराएं और जो मूल्यों का समूह होता है, जिससे शिक्षा के माध्यम से, यानी शिक्षा के द्वारा जो है हम संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे कि माता पिता ने आपको जैसे संस्कार दिए बोला जाता है ना, तो वही आप आगे बढ़ाते हैं इस प्रकार से। तो माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाया जाता है। और संस्कृत भाषा का जो है जिसका अर्थ होता है, यानी संस्कृत भाषा जिसका अर्थ सिखाना होता है। इस प्रकार से आप याद करिएगा, अच्छे से समझ में आएगा आप सभी स्टूडेंट को। यहाँ शिक्षा का अर्थ हो गया किताबी ज्ञान ना होकर के शारीरिक होता है, चरित्र निर्माण होता है, व्यवहारिक होता है और शारीरिक मानसिक। संस्कृत का अर्थ होता है जैसे कि जीवन शैली, परंपराएं, मूल्यों का संग्रह, जिससे शिक्षा के माध्यम से जो है हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से समझ सकते हो। और इसके बाद आप अगली हेडिंग देखिएगा ये, तो यहाँ पे देखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट आपकी हेडिंग है सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, तो ये देखिए समाज के मानदंडों, संस्कृत संस्थाओं, संरचना और मानवीय संबंधों में समय के साथ होने वाले बदलाव को कहते हैं। यानी कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है ये समय के साथ जो बदलाव होते हैं उसे हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे संस्कृत अभी हमने आपको बता ही दिया, तो संस्कृत संस्थाओं, संरचना, मानवीय संबंधों, जैसे हमारे आपके व्यवहार हो गए, सामाजिक व्यवहार हो गए, ठीक है, मानवीय संबंध हो गए, मतलब जो होता है, और संरचना हो गया, मतलब सारा पॉइंट्स जो आपका दिया गया है। तो ये जो समय के साथ होने वाले बदलाव को कहते हैं। ये बदलाव तकनीकी भी हो सकते हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय कारकों जैसे कई कारणों से हो सकते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, नागरिक अधिकार, ठीक है, यानी कि जैसे कि अभी हमने बताया व्यवहार, नागरिक अधिकार आपका अधिकार हो गया जैसे कोई, और महिलाओं के अधिकार या पर्यावरण संरक्षण के लिए
के लिए किए गए आंदोलन सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जाते हैं, जिससे समाज में गहरे और स्थायी बदलाव आते हैं। तो इतना आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और ये आप सभी स्टूडेंट मत समझिएगा कि फ्री क्लासेस है तो अच्छी क्लासेस नहीं है या कम पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी। थ्योरी क्लासेस है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से सारा का सारा हम कवर करा रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़िए अच्छे से। और आप सभी जानते हैं कि आपकी जो भी वैकेंसी आ रही है सब में जो है आपका जो है रिटन एग्जाम होना है, यानी कि थ्योरी पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। जिस प्रकार से आपने हाई स्कूल इंटर किया हुआ है या बीए वगैरह किया हुआ है, जो पहले करते थे बच्चे, तो सेमेस्टर वाइज पेपर नहीं होता था ऑब्जेक्टिव, तो आपका थ्योरी पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आपको लॉन्ग आंसर आपसे पूछे जा रहे हैं, शॉर्ट और अति मतलब ऐसे ही इस प्रकार से जैसे जीआईसी वैकेंसी है उसमें भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि पेपर जो होना है सेकंड, यानी कि क्या कहते हैं प्री एंड जो मेंस वाला एग्ज़ाम, सॉरी मेंस एग्ज़ाम जीआईसी में और जीडीसी में भी आपका। तो ये सारी वैकेंसीज में आपका जो है एक लिखित परीक्षा होनी है, तो आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आप देख रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पे एक नज़र में आपको देखना है, याद रखना है। प्राविधिक सिद्धांत हो गया एक श्रृंखला सिद्धांत हो गया, एक चक्रीय सिद्धांत हो गया। तो यहाँ पे प्राविधिक सिद्धांत, इसमें टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, देख सकती हैं। तो इसका महत्व इसमें दिया गया है प्रभाव, ठीक है। श्रृंखला यानी कि श्रृंखला मतलब कह सकते हो कि एक सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस में गतिशील, ठीक है। और चक्रीय यानी कि चक्रीय सिद्धांत के बारे में बताया गया है। आप इतना ही आपको याद रखना है कि आपके सिद्धांत कौन कौन से हैं, सॉरी। और आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और जो शेष रह गया इसमें हम आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट को नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधान, तो इस संविधान के निम्नलिखित प्रावधान ये सूचक देख सकते हैं। धारा 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नोट कर लीजिएगा। धारा 26 धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। यदि आपसे विकल्प में पूछा जाएगा कि कौन सा किससे या मिलान में पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कि धारा 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, धारा 26 जो है धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का है, और धारा जो है 27 यानी कि 27 धर्म के नाम पर कर लगाने का पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं सारे। और इसमें और कौन सा पॉइंट्स आप सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। धारा 30 देख सकते हैं, शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देते समय कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और 36 धार्मिक अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का, ठीक है। तो शासन, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारे पॉइंट से प्रशासन यहाँ पे है। और उद्देश्य भी एक नज़र में आप देख लीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष मानवीय गुणों का विकास, सकारात्मक नैतिकता का विकास, व्यापक दृष्टिकोण का विकास, आध्यात्मिकता का विकास। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसको कवर करके, सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अपना रिवीजन भी करते रहें।